इन्होंने कहा 8वें 9वें में है और उन्होंने कहा कि 9वें 10वें में है, तो कामन निकल के आया 9। कामन कौन सा निकला? 9। अब बाकी शुक्ल जी के अनुसार पूछे तो 9 10, चतुर्वेदी के अनुसार पूछे तो 8 9, और किसी के अनुसार न पूछे, एक सर्ग पूछे तो जो कामन है। बस चलिए, शुक्ल जी पर हम लोग विद्वानों के मत लिख रहे थे। एक मत हो गया था, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन के मद में झूमने वाले नहीं थे। उसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। किससे है? अब यार या तो ध्यान नहीं दिए या तो फिर देखते हैं। सब प्रकार की उच्चता से सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों है। एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, शुद्ध शब्द में पूज्य, पूजनीय और पूजनीय ये शब्द आता है। ये दोनों सही होते हैं और ये गलत होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। किसी विद्वान के प्रति भी अगर आप पूज्य शब्द लगाएंगे तो या तो पूजनीय नहीं लगाएंगे या तो पूजनीय लगाएंगे, पूज्य लगाएंगे, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डैश करके आचार्य शुक्ल। अगला फिर शुक्ल जी का है, गुप्त जी के प्रति गुप्त जी की प्रतिभा। गुप्त जी की प्रतिभा की बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता। गुप्त जी की प्रतिभा की बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता। डैश करके आगे उसी में, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। डैश करके आचार्य शुक्ल। अगला कथन, मैथिली शरण गुप्त के पारिवारिक भावमयता को मैथिली शरण
मैथिली शरण गुप्त के पारिवारिक भावमयता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गार्हस्थ रस मतलब गृहस्थ अर्थात परिवार। ये शब्द जो है गृहस्थ से बना है और गृहस्थ का मतलब होता है परिवार। गार्हस्थ रस की संज्ञा दी है। अगला कथन, जब उसमें हजारी प्रसाद आपने लिख ही लिया तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी को हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी को हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, वह विरोधाभासों के संगम पर, बड़ा अच्छा कथन है, वह विरोधाभासों के संगम पर पनपने वाले इस प्राचीन देश के किंतु नए राष्ट्र के कवि हैं। वह इस प्राचीन देश के किंतु नए राष्ट्र के कवि हैं। डैश करके अज्ञेय, ये अज्ञेय ने कहा है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अगला पॉइंट, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। अंतिम कथन चतुर्वेदी जी का है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, गुप्त जी पौराणिक इतिवृत्त के कवि हैं। गुप्त जी पौराणिक इतिवृत्त के कवि हैं, डैश करके और सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद करिए, आर्यस चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। पंक्तियां अब, पहले लिखते हैं साकेत से। ये पहली लाइन जो है
जो लिख रहे हैं वो 9वें सर्ग की अंतिम लाइन है और अलंकार के लिए पूछी गई थी। लिखिए, अवध शिला की शिला का अवध शिला का उर पर था गुरु भार। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। अगली पंक्ति है, तिल तिल काट रही थी दृग जल भार। तिल 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 काट रही थी दृग जल भार था। डैश करके इसके दृग जल डैश करके 9वें सर्ग की अंतिम पंक्ति। कौन सा अलंकार होगा इसमें? महान विद्वान हो न। अवध रूपी शिला, रूपक। यही बता रहा कितना पढ़ के आते हो। अगली पंक्ति लिखिए, रूपक में यही तो होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। तो अवध शिला का मतलब अवध रूपी शिला, पत्थर, तो हो गया रूपक। समय 1 साल, 2 साल, 6 महीना अवधि। राम वन को गए थे तो कुछ 14 वर्ष की निश्चित अवधि थी। तो अवधि शिला की क्या थी? उर पर था गुरु भार। 14 साल का जो गुरु भार था उसके हृदय पर वो पत्थर के समान रखा हुआ था। व्याख्या में नहीं जाना है वरना दिन भी आज ठीक नहीं है। आगे लिखिए, निरख सखी ये खंजन आए। अगली पंक्ति है, निरख सखी ये खंजन आए। दिन रविवार नहीं, तारीख 14 है। आँख कान नाक खोल के चला करो रामानंद। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने। फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। ये साकेत का सबसे प्रसिद्ध गीत है। मतलब 2 ही गीत उसमें प्रसिद्ध हैं सबसे ज़्यादा। और ये उसमें भी जैसे जब आप नाटक पढ़ते हो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, तो उसमें आप पकड़ लेते हो कि
अरुण या मधुमय देश हमारा, ठीक। या आह वेदना मिली विदाई। वैसे साकेत का 2 गीत प्रसिद्ध है, 3 गीत हैं, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो यही है। आगे लिखिए। एक गीत ये हो गया, पहले तीनों गीत ही सीरियल से लिख लेते हैं। अगला गीत है, लिखिए, प्रेम दोनों ओर पलता है। इसे क्या लिखें यार, प्रेम दोनों ओर पलता है, बस इतना ही लिखना है। एक गीत ये हो गया, और अगला हो गया, मुझे फूल मत मारो। मुझे फूल मत मारो, निरख सखी ये खंजन आए, और प्रेम दोनों ओर पलता है। डैश करके नीचे लिखिए, तीनों साकेत के प्रसिद्ध गीत हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नायिका उर्मिला है तो गा कौन रही होगी, सबको उर्मिला ही व्यक्त कर रही है। निरख सखी ये खंजन आए, माधुर्य गुण का बहुत बेहतरीन उदाहरण भी है। आगे लिखिए। चलिए आगे ध्यान करिए। सख नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता। ये लाइन भी अलंकार में पूछी गई है। सख नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता। लिखें? अच्छा, सख नील नभस्सर अब तारक मौक्तिक शेष नहीं। अगली लाइन, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, तारा रूपी मोती, उतरा जिनको चरता चरता। इसमें भी रूपक है। अब तारक मौक्तिक मतलब तारा रूपी मोती। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, उतरा जिनको चरता चरता, मतलब सुबह हो रहा है और धीरे धीरे तारे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक। सख नील नभस्सर से उतरा या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, उतरा जिनको चरता चरता। अगली, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। अब तक तो यही याद था ना कि ये लाइन किसकी है, ये भी जान लीजिए ये रचना से किस है। साकेत की भूमिका में इन्होंने इसे लिखा है। लिखिए पूरी लाइन पहले। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद,
महावीर का मतलब हनुमान भी हैं और महावीर का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं। ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी पहले संस्कृत में मानस लिख रहे थे तो जितना दिन में लिखते थे रात में नष्ट हो जाता था। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा लोक भाषा में लिखिए। तो उसी को इन्होंने डबल अर्थों में प्रयोग कर दिया है कि तुलसीदास भी मानस का नाद न कर पाते अगर हनुमान जी ने उनको वो घटना, वो दीक्षा, वो प्रसाद न दिया होता। और स्वयं साकेत के ऊपर भी ये पंक्तियाँ लागू होती हैं। डैश करके लिखिए साकेत की भूमिका में। क्या अब एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं तो परिभाषा आप अलंकार याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि परिभाषा आपके जुबान पे रटी हो। ठीक है, आपको बताना न पड़े कि उपमा, रूपक, यमक, भ्रांतिमान, संदेह, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास की परिभाषा क्या है। उस पर भी केवल परिभाषा से काम नहीं चलेगा। शब्दालंकार केवल 3 हैं, बाकी जितने बचे हैं सब अर्था हैं। और अर्थ में आप उतरना चाहते नहीं। तो जब आप कविता का अर्थ नहीं समझेंगे तो कविता में अलंकार, खास करके अलंकार और शब्द शक्तियाँ कैसे निकल पाओगे। आपको इतना तो सोचना पड़ेगा ना कि महावीर का मतलब हनुमान है और ये कथा है और ये है, तब तो निकलेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आगे लिखिए। भारत भारती से हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। किसी को याद है भारत भारती कितने खंडों में है? कौन कौन? यही बात इस लाइन में भी है। हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। आगे अगली लाइन, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक लाइन है अगली जो लिखोगे आप, केवल मनोरंजन ना कभी कर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कभी कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसको आप इसलिए जान लीजिए कि जब आप काव्य प्रयोजन पढ़ोगे तो ये काव्य प्रयोजन की बात लिख रहे हैं। काव्य का प्रयोजन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यही चीज़ ये क्या बता रहे हैं, काव्य प्रयोजन।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सुर हित सब हित कहाँ होई। तो वहाँ भी काव्य प्रयोजन की ही बात होती है। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है भारत भारती की, और काव्य प्रयोजन की दृष्टि से। अगली पंक्ति, पानी बनाकर रक्त का पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ। पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ। एक लाइन खत्म हो गई, दूसरी, फिर भी अभागे भूख से, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। यशोधरा से सबसे मशहूर लाइन वही है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। लिखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यही जब आप कहीं डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो आपको ये दिखाना होगा कि भारतेंदु युग में नारी को क्या माना गया, द्विवेदी युग में क्या माना गया, और छायावाद में क्या माना गया। कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और ये कह रहे हैं नारी तुम अबला हो। ये दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति, द्विवेदी युगीन और छायावाद युगीन कवियों में। और ये बात जब आप कहीं भी डिस्क्रिप्टिव आने वाला समय डिस्क्रिप्टिव का है, जब आप इसे लिखोगे तो साक्ष्य में ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको कि द्विवेदी युग में द्विवेदी युगीन कवियों का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण क्या था, भारतेंदु युग के कवियों का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण क्या था, छायावाद में दृष्टिकोण क्या था। और दृष्टिकोण लिखने से ही काम नहीं चलेगा, साक्ष्य में किसी न किसी की कविता की पंक्तियां भी उद्धृत करनी पड़ेंगी। चलिए आगे। अब इस समय तत्काल कोई पंक्ति याद नहीं आ रही है जो महिलाओं पे हो, लेकिन भारतेंदु युगीन कवियों का अधिकांश दृष्टिकोण रीतिकालीन कवियों जैसा था। विदा के समय सब कंठ लगावें, प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावें, भारतेंदु की है। या अब वही है कि आप पढ़िए और साक्ष्य के रूप में एक एक पंक्तियाँ इकट्ठा करिए कि कौन भारतेंदु की थी, कौन द्विवेदी युग की थी, कौन छायावाद की थी, कौन प्रगतिवाद की थी, कौन प्रयोगवाद की थी, कौन नई कविता की थी। दरअसल हमारी समस्या ये है ना कि हम लोग अपने को संकुचित सोचते हैं। कितने लोग हैं जो शुक्ल का इतिहास 5 बार पढ़े होंगे। तो यही समस्याएं हैं ना कि आप लोग जितना कम पढ़ेंगे उतने आपके पास शब्द कम होगा,
और जितना आप शब्द कम होगा उतनी आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाओगे। भावनाएं व्यक्त होती हैं शब्दों से, और शब्द सीखा जाता है, पैदा नहीं होता। शब्द किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, शब्दों को सीखने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, और उसी से हमारी मतलब नई पीढ़ी बचती है, अध्ययन करने से बचती है। चलिए आगे लिखते हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते, सखी वह मुझसे कहकर जाते, तो कह क्या अपनी पथ बाधा ही पाते। ये यशोधरा सवाल करती है। सखी वह मुझसे कहकर जाते, तो कह क्या अपनी पथ बाधा ही पाते। जब चुपचाप रात में वो छोड़ के चले जाते हैं दोनों को, तो उसी समय का ये जो है संवाद है। अगले लिखिए। पंचवटी से चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अगली पंक्ति झनकार से। निकल रही है उर से आह, ताक रहें सब तेरी राह। निकल रही है उर से आह, उर मतलब हृदय होता है। ताक रहें सब तेरी राह। अगली पंक्ति है। चातक खड़ा चोंच खोले है। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। ये 3 लाइनें हैं, एक ही मतलब सीरियल की हैं ये सब। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ। अपनी अपनी हमें पड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। मतलब ये छायावादी भावबोध की रचना झनकार में जो रहस्य गीत हैं, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ शोर क्या है, उस टाइप की रचना है ये। अगली लिखिए। स्वयमागत से। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं। सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं।
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं। सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। अन्य से मतलब कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका ये नहीं पता था कि किस रचना से हैं। उसमें जो पहली महत्वपूर्ण पंक्ति है, सींचा तूने क्षेत्र हमारा, आंसू नहीं पसीना गार। जो अनुमान है वो साकेत की तरफ ही है इसमें, क्योंकि ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर ही है। सींचा तूने क्षेत्र हमारा, आंसू नहीं पसीना गार। अगली लाइन है, फूले फले अंत में अब वह। फूले फले अंत में अब वह, पाकर उस शरीर का सार। डैश करके आचार्य द्विवेदी के स्वर्गवास पर। आचार्य द्विवेदी के पाकर उस शरीर का सार, आचार्य द्विवेदी के स्वर्गवास पर। जब वो उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी तब ये पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी। इसका मतलब साकेत से नहीं हो सकती। साकेत 31 में आता है, उनके गुरु की मृत्यु 38 में होती है, तो इसका मतलब ये साकेत से नहीं हो सकती। अगली, नारी निकले तो असती है। बड़ी अच्छी लाइन है। नारी निकले तो असती है, नर यति कहा के चल निकले। नर यति, यति का मतलब सन्यासी होता है। स्त्री घर से निकल जाए तो वो उल्टा हो गई, असती हो गई, और नर यति कहा के चल निकले। ये लाइन विष्णु प्रिया से है। डैश करके विष्णु प्रिया लिख दीजिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हो गए थे ना, तो उसी पे उन्होंने लिखा है कि नारी निकले तो असती और नर यति कहा के चल निकले। अगली लाइन है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे आखिरी में महादेवी के ऊपर लिखी इनकी दो पंक्तियां हैं, तो हम इसको महादेवी में भी लिख सकते थे, लेकिन लिखने वाले चूंकि मैथिली शरण गुप्त हैं इसलिए यहाँ लिखे हैं। सहज भिन्न दो महादेवियाँ एक रूप में मिली मुझे। हाँ, सहज भिन्न दो महादेवियाँ एक रूप में मिली मुझे, बता बहिन साहित्य शारदा। या काव्य श्री कहूँ तुझे। बता बहिन साहित्य शारदा या काव्य श्री कहूँ तुझे, डैश करके महादेवी वर्मा के ऊपर, महादेवी वर्मा के प्रति लिख सकते हैं आप।
मैथिली शरण गुप्त समाप्त हुए। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, आवाज न करिए यार, कोई समस्या हो तो बताइए। हैं नहीं थे। मृत्यु 1989। जन्म 1895, 1989, बालपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। केवल एक चीज़ इसमें, भाई को इनके जान लीजिए, लोचन प्रसाद पांडे, अभी वो नीचे आ रहे हैं। इनसे केवल फिक्स सवाल 3 हैं। रचनाएं तो इनकी नहीं पूछी जाती, लेकिन जो फिक्स सवाल तीनों हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। पहले रचनाएं हम लोग लिख लेते हैं तो फिक्स सवाल पे आते हैं। थोड़ा सा हम लिखेंगे नहीं आज, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो हम बैठ के ही लिखवाएंगे। रचनाएं लिखिए। पूजा फूल, कानन कुसुम, आगे आप लिख लेंगे, प्रसाद का भी है। काल की कुटिलता, कैकेयी का पद, आंसू, फिर डैश करके क्या लिखना है। कमाल की बात यह है कि कानन कुसुम और आंसू दोनों जब भी पूछा जाएगा 99% उम्मीद है प्रसाद का। 1% उम्मीद ये है कि हो सकता है कि ए और बी दोनों हैं। नहीं, या तो हटा दे, या तो एक संभावना ये है कि ए पे प्रसाद को रख दे, बी पे मुकुटधर पांडे को रख दे, सी पे दोनों को रख दे, और डी पे कोई नहीं। और ऐसा रखेगा तो 50% तो प्रसाद के नीचे जाएंगे ही नहीं। हाँ, दिनकर मिल गए तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर ने भी लिखा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आगे, रूप का जादू, नमक की डली। रचनाएं और हैं लेकिन लिखवाने कोई मतलब नहीं, सीधे हम जो 4 पॉइंट हैं उस पर आते हैं जिस पे बार बार प्रश्न आता है। ठीक, चारों प्रश्न मान के चलिए फिक्स प्रश्न हैं छायावाद से। पहला पॉइंट लिखते हैं, जो भाई साहब को संदेह है वो पहले पॉइंट में दूर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे
ब्रैकेट में मैथिली शरण गुप्त भी लिख लीजिए। एक चीज़ सुन लीजिए, पहले लिखिए ना। शुक्ल जी ने मुख्यतः मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है, लेकिन उनके साथ मैथिली शरण गुप्त को भी जोड़ा है। लेकिन उसमें अगर एक को चुनना होगा तो मुकुटधर, और लेकिन साथ में मैथिली शरण गुप्त का उल्लेख उन्होंने किया है। यहाँ हम ब्रैकेट में आपको वो चीज़ डलवा देना चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है, लेकिन मुकुटधर पांडे के साथ आप ना लिखिए या जैसे भी करिए, ये आप जानते रहिए कि मुख्य रूप से मुकुटधर, लेकिन उनके साथ जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति साहित्य का उदय कबीर से होता है, लेकिन जहाँ कबीर आते हैं पीछे नामदेव भी जुड़े रहते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ जो है, और एनसीईआरटी में कई जगह तो सीधे नामदेव से ही मान लिया गया है। तो शुक्ल जी ने, अगर सीधा सवाल आया शुक्ल ने किसे माना प्रवर्तक, तो पहले मुकुटधर पांडे को ही खोजेंगे हम। या ध्यान रखिए, अगर हमको ये ऑप्शन मिल जाए मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम केवल एक मान रहे हैं, लिख रहे हैं। हम जब छायावाद लिखेंगे तो वहाँ डिटेल से लिख लेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। समझ गए पहली समस्या? पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है इनसे कि आचार्य शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना। दूसरा पॉइंट, नहीं लिखे हैं? आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। पूरा कर दीजिए। सेकंड, इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। ऊपर वाला अगर शुक्ल का कथन था तो नीचे वाला डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास, तो छायावाद का पूर्वाभास को अंडरलाइन कर लीजिए, यही पूछा गया था। छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, डैश करके डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट फिर पूछा गया है, अगला लिखिए, छायावाद शब्द के, ये ध्यान रखना है, यहाँ छायावाद शब्द का मतलब बात हो रही है केवल। छायावाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता, छायावाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता, इसी बात को हम दूसरे शब्द में भी लिख ले रहे हैं, या छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। अगर ये कहे कि छायावाद शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना गया? जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिए, एक चीज़ आज बता दें आपको, जानकारी नहीं होगी। शुक्ला और शुक्ल, आपने शुक्ला कहा ना, तो इसमें बताना पड़ेगा हमको। इसलिए बताना पड़ेगा कि हमारे गुरु ने हमको बताया था, ये हमेशा पुल्लिंग होता है और ये हमेशा, तो जब भी किसी भी महिला के नाम के पीछे शुक्ल नहीं देखेंगे, जो भी जिसका नाम होगा उसके पीछे, ये मेरे गुरुजी ने बताया था, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। देखिए,
वो हो सकता है कि अज्ञानता बस, चूँकि हमारे गुरुजी भाई मान्य अच्छे खासे विद्वान हैं, तो उन्होंने अगर हमको बताया तो गलत नहीं बताया होगा। और स्वयं वो मिश्रा जी हैं भी।